हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आशा करता हूँ कि आप परीक्षा की तैयारी अच्छे कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा 10 के विज्ञान के वायरल मॉडल पेपर लेके आ गए हैं, जिसका पेपर 27 फरवरी को होने वाला है। बच्चों, अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे, गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप 95% उठा लोगे। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो 6 नंबर में पूछे जाते हैं और 4 नंबर में पूछे जाते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हमने वही प्रश्न बताया है जो हमारे 2016, 17, 18, 19, 20 और 22 में पूछे गए हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि वो हमारे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमारे 6 नंबर में आते हैं। और इस वीडियो को लास्ट तक देख लोगे तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप 95% उठा लोगे। तो चलो शुरू करते हैं कि हमारा वो कौन सा प्रश्न है। चलो देखो बच्चों, यहाँ पर देखो, सबसे पहले पहला प्रश्न कह रहा है कि ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन परिपथ आरेख खींच कर बताओ। बच्चों, आरेख भी खींचना है, ओम का नियम बताना है। कब कब आया है बच्चों, देख लो, 18 में आया है, 19 में आया है, 20 में आया है और 22 में भी आया है। यानी कि ये हर साल पूछा जाने वाला सवाल है, कल के पेपर में पक्का आएगा। इसको एकदम पढ़ लेना है बच्चों। तो ध्यान से देखो कैसे इसको लिखोगे। लिखना उत्तर नंबर जो भी आएगा उत्तर नंबर लिख देना। उसके बाद देखो, जैसे बता रहा हूँ वैसे ही कॉपी लिखोगे, गारंटी एकदम आपको एग्जामिनर खुश हो जाएगा और नंबर आपको 6 में 6 नंबर देगा या 4 में 4 नंबर देगा। कभी कभी 4 नंबर पूछेगा, नहीं तो 6 नंबर पूछेगा। चलो बच्चों, आगे देखो कैसे लिखना है। अब यहाँ पर कह रहा है कि ओम का नियम, ओम के नियम के बारे में बताना है। तो लिखना है, सबसे पहले हेडिंग डालना ओम का नियम। बच्चे हेडिंग डालते नहीं है, उत्तर डाल के सीधे लिख देते हैं। बच्चों, आपको ऐसा गलती नहीं करना है, एग्जामिनर को खुश करके रखना है, एकदम परीक्षा को तोड़ फोड़ देना है, एकदम फुल 95% लाना है बच्चों। चलो यहाँ पर देखो, अब क्या करना है, ओम का नियम हेडिंग डालना। पहला इसको पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे, एग्जामिनर आपको ज्यादा नंबर देगा। सबसे पहले एक पॉइंट डालना। अब इसमें लिखना है ओम के परिभाषा के बारे में कि ओम का नियम क्या कहता है। लिखना इसे, ओम के नियम के अनुसार जब भौतिक अवस्थाएं कौन कौन होती हैं, ताप, दाब आदि सामान्य रहे तो किसी चालक में प्रवाहित धारा का मान उनके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। बच्चों, क्या कहता है ओम का नियम, कोई भी हम एक तार ले लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा पेन का तार है, ठीक है बच्चों। इसमें हमारा क्या है, धारा अगर प्रवाहित करेंगे तो इसका वोल्टेज जो होता है धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि जो हमारे घरों में वोल्टेज आती है तो उसमें करंट बहता है, तो अगर हम लोग करंट की मात्रा बढ़ा देंगे तो वोल्टेज क्या होगा बेटा, ऑलरेडी बढ़ जाएगा। बहुत सही बच्चों, क्या हो जाएगा बच्चों, ऑलरेडी हमारा विभवांतर उसका क्या हो जाएगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा। या कहने का मतलब ये है कि अगर वोल्टेज को बढ़ाएंगे, मान लीजिए हम लोग के घरों में 200 वोल्टेज आ रहा है, अगर उसको हम लोग 250 वोल्टेज कर देंगे तो क्या होगा बच्चों, जो हमारी आई है यानी कि धारा है, करंट है, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। यही ओम का नियम कहता है। लेकिन एक चीज याद रखना बच्चों, किस कंडीशन में, ताप और दाब सब क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। टेम्परेचर बढ़ाओगे या घटाओगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, नहीं बढ़ेगी। ठीक है, चलो तो क्या लिखना कि ओम के नियम के अनुसार जब भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब आदि समान रहे तो किसी चालक में प्रवाहित धारा का मान उनके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, इतना लिख दोगे एग्जामिनर एकदम खुश हो जाएगा। अब देखो सेकेंड नंबर से पॉइंट डालना, अतः विभवांतर क्या होता है, समानुपाती होता है किसके, धारा के, यानी कि भी समानुपाती होता है आई के। फिर लिखना यहाँ पर जब समानुपाती हो गया तो भी की वैल्यू क्या हो गई, आर अपान आर इंटू वाई, यानी आर की वैल्यू भी अपान वाई। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इससे हमारा न्यूमेरिकल बहुत बार पूछा जाता है। हमने आपको न्यूमेरिकल भी सिद्ध कराया। ये यहाँ पर लिख देना कि जहाँ आपको पता है ना, एग्जामिनर को भी पता है, लेकिन लिखोगे तो कितना अच्छा लगेगा। देखना, लिखना कि आर इक्वल टू प्रतिरोध, भी क्या है विभवांतर, आई क्या है धारा, पेज भी भरेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा एकदम। इसको क्या लिखना है, सेकेंड पॉइंट में लिखना है। पहला पॉइंट में क्या लिखना है, ओम का नियम के परिभाषा। अब लिखना थर्ड पॉइंट में, अब थर्ड पॉइंट में लिखना है अतः यह नियम भी यह बताता है कि किसी परिपथ का प्रतिरोध उसके विभवांतर तथा धारा के अनुपाती होता है। क्या भाई, प्रतिरोध क्या होता है, बी इंटू आई। ऐसे आर इक्वल टू लिख देना और इसको कोशिश करना बॉक्स बना देना, बॉक्स बनाने से देखने में अच्छा लगता है। अब बताओ बच्चों, जो आर होता है उसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है ना, तो ऐसे लिख देना क्या, तो इसका मात्रक ओम, पॉइंट नंबर 4 डाल देना, ओम होता है या वोल्ट पर एम्पियर होता है। इतने ऐसे लिख देंगे, पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, आपको एग्जामिनर पूरा नंबर देगा। 4 पॉइंट आप इसको लिखना है। क्या लिखना है, ओम के नियम में 4 पॉइंट लिखना है। पहला पॉइंट में क्या लिखोगे बच्चों,
पहले पॉइंट में लिखोगे परिभाषा कि ताप और दाब समान रहेगा तो उसका जो विभवांतर होगा भी समानुपाती होगा धारा आई के। सेकेंड पॉइंट में उसका इक्वेशन लिखना है। थर्ड पॉइंट में क्या लिखना है, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध के बारे में लिख देना। ठीक है बच्चों, एग्जामिनर आपको फुल नंबर देगा। चलो, और चौथे पॉइंट में लिख देना कि इसका मात्रक क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब आओ इसका सत्यापन कैसे किया जाए कि जो हमारा भी जो होता है आई के समानुपाती होता है। अब देखो बच्चों, इसको सत्यापन के लिए सबसे पहले यहाँ पर ये लिखना ओम के नियम का सत्यापन। अब हम लोग क्या करेंगे सत्यापन के लिए, सबसे पहले देखो ये हमारा क्या है बच्चों, बैटरी एक ले लो, एक हम धारा नियंत्रक ले लेंगे धारा का मान बढ़ाने के लिए घटाने के लिए। अब हम ले लेंगे अमीटर का काम क्या है बच्चों, अमीटर हमारा काम करता है कितना उसमें करेंट नापता है। अब ये हम नीचे से ले लेंगे वोल्ट मीटर का क्या काम है बच्चों, वोल्ट मीटर का वोल्टेज नापना। अमीटर का जल्दी कमेंट करके बताओ, अमीटर का हमने अभी बताना, अमीटर का काम है धारा नापना, वोल्ट मीटर का काम है वोल्ट नापना, और धारा नियंत्रक का काम है कि धारा को कंट्रोल करना कि कितना इधर धारा देना है, हमको कितना सर्वे करना है। हम लोग इस वाले पार्ट में इस वाले प्रतिरोध के लिए हम लोग सर्वे करेंगे। अब यहाँ पर बच्चों एक चित्र बना लेना, आई और भी यहाँ पर समांतर दिखा देना कि आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। इसी को तो सिद्ध करके दिखाना है बच्चों, इसी को एकदम सिद्ध कर देना है, एकदम कल का पेपर में पक्का आएगा और जिसको लिखना है एकदम एग्जाम को खुश कर देना है। ऐसे चित्र बनाओगे गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपको एग्जाम में फुल नंबर देगा। चलो, अब समझ में आ गया चित्र, ये हमारा बैटरी है लिख देना, धारा नियंत्रक बना देना, ये आपको दिख रहा है कुंजी है जो हमारे घरों में स्विच होता है, ये हमारा मीटर है और ये वोल्ट मीटर, इसी ये हमारा प्रतिरोध है, इसी का चेक करना है। अब लिखना है इसे कि सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, एक बैटरी, एक अमीटर, कुंजी, धारा नियंत्रक, प्रतिरोध और वोल्ट मीटर लेते हैं। इतना लिख देना बच्चों। अब देखो आगे क्या लिखना है, अब लिखना है कि अब कुंजी के का उपयोग करके, हमने बताया ना कुंजी कौन है, यहाँ देखो यही हमारा क्या है कुंजी है के। अब क्या करेंगे, कुंजी के का उपयोग करेंगे और धारा नियंत्रक की एक स्थिति से के लिए प्रतिरोध का प्रवाहित धारा और वोल्ट मीटर नापते हैं। बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ना एक बार हम लोग क्या करेंगे, इस परिपथ में धारा को नाप लेंगे कि कितना धारा है और कितना कम है। देखो ध्यान से एक बार और चित्र देखो, कह रहे हैं ना यहाँ से बैटरी दिया जा रहा है और धारा कंट्रोल करने का यहाँ पर है। अब यहाँ पर सिस्टम एक बार हम लोग क्या करेंगे, धारा दे देंगे और उसका मीटर नाप लेंगे कि कितना उसमें मीटर दिखा रहा है, कितना उसमें करंट बह रहा है, कितना वोल्टेज बढ़ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में, अब थोड़ा धारा का मान बढ़ा देंगे, किसके द्वारा, धारा नियंत्रक के द्वारा। अब फिर हम मीटर पर चेक कर लेंगे कितना उसका मीटर दिखा रहा है और कितना उसका वोल्टेज दिखा रहा है। ऐसे ही कर करके कम बेसी करते करते धारा की मान कभी बढ़ाएंगे कभी घटाएंगे और बार बार हम लोग क्या करेंगे, रीडिंग नोट करेंगे। और रीडिंग नोट करेंगे तो हम लोग देखेंगे एक आई और भी ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा, धारा का मान जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे आई का मान बढ़ता जा रहा है। देखो बढ़ता जा रहा है ना, एकदम 45 एंगल पे बनता है। ये दोनों कितना एंगल पे बनता है बच्चों, 45 एंगल पे। तो यही हमको बताना है, यही सिद्ध करना है। हो गया ना सिद्ध, तो ऐसे लिखना कि अब धारा नियंत्रक द्वारा कुंजी के को लगाकर धारा का मान बदलते हैं तथा अमीटर व वोल्ट मीटर की बात पढ़ लेते हैं। अब इससे क्या होता है बच्चों, हम लोग जब पाठ अलग अलग पढ़ते हैं और देखते हैं, जब ग्राफ बनाते हैं तो एक्स वाई के अक्ष पे जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो क्या होता है, एक सरल रेखा होती है, सरल रेखा भी आ रही थी 45 एंगल पे, वही लिख देना है। और तो अब हम देखते हैं कि धारा और विभवांतर का एक्स और वाई अक्ष पर एक ग्राफ सरल रेखा आता है, अतः चालक ओम के नियम का पालन करता है। इतना लिख दोगे बच्चों, एग्जामिनर आपको खुश हो जाएगा, एकदम 6 में 6 नंबर देगा। एक्स वाई पे हमारा ग्राफ कैसा आ रहा है, वाई आ रहा है। ठीक है बच्चों, इतना लिख देना है। अब चलो अगला प्रश्न देखते हैं जो हमारा बोर्ड की परीक्षाओं में 6 नंबर और 4 नंबर में पूछा जाता है। सभी के सभी क्वेश्चन एकदम रट लो आज जाने से पहले। चलो बच्चों अब अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कब कब आया है, 18 में आया है, 20 में और 22 में। पिछले साल भी हमारे एक मॉडल सेट में आया था, वहीं से उठा के हम इसको लाए हैं। ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा क्या है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से अगर विद्युत मोटर नहीं आएगा तो ये आएगा, और विद्युत मोटर आएगा तो ये 4 नंबर में पूछ देगा, नहीं तो ये 6 नंबर में पूछा जाने वाला सवाल है। ठीक है बच्चों, अगर विद्युत मोटर उसमें पूछ देता है, हमने विद्युत मोटर आपको बताया है, एकदम उसको कंठस्थ कर लेना, चैनल पर जाकर देख लो अगर नहीं पढ़े हो तो। और देखो अगर उसमें विद्युत मोटर पूछेगा तो फैराडे का नियम आपको कहाँ पूछेगा बच्चों, कहाँ पूछेगा, 4 नंबर में पूछेगा पक्का, लेकिन पूछेगा। चलो देखो इसको आज पढ़ के जाना है, एकदम रट लेना है। कह रहा है कि
देखो सबसे पहले प्रश्न याद कर लो। बच्चे प्रश्न ही नहीं याद करते हैं, उत्तर याद करके चले जाते हैं। प्रश्न आता है वो भूल जाते हैं। प्रश्न भी ध्यान से सुना करो, प्रश्न नहीं सुनोगे तो तुम्हारा घबरा जाएगा। अब आंसर याद करा दूंगा, प्रश्न ही नहीं आएगा, तुम किसी और का आंसर कहीं और लिख दोगे। ध्यान से सुनो क्या कर रहा है प्रश्न कह रहा है कि फ्राडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम लिखिए, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात कीजिए। क्या करना है? प्रेरित धारा जो निकलती है उसकी दिशा ज्ञात करना है और फ्लेमिंग का नियम बताना है। बच्चों फ्लेमिंग का नियम दाएं हाथ का बाएं हाथ का दो नियम होता है, एकदम ये कल का पेपर में आने वाला है बच्चों, ध्यान से सुनो। फ्राडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करना है और फ्लेमिंग का नियम बताना है। फ्लेमिंग का नियम हमने आपको बताया है, एकदम दिशा ज्ञात करने में लिए आता है, एकदम देख लो। अगर पीछे नहीं आपको विश्वास है तो ये देखो, हम आपको मॉडल पेपर दिखा रहे हैं, यहाँ पर एकदम पूछ ही रहा है। ये देखो बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया था मॉडल पेपर, यहाँ पर कह रहा है ना अंगुष्ठ नियम बताओ, और कह रहा है कि यह नियम किस प्रकार फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से अलग है। 6 नंबर में पूछा गया है, देख लो बच्चों कितना नंबर में पूछा गया है, 6 नंबर में। एकदम इसको रट के जाना है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों इसको रट लेना, एकदम पक्का कह रहा हूँ 95% लाना है। हम आपको टारगेट रखे हैं कि 99% बच्चों को ला के देना है। चलो बच्चों मेहनत ऐसे ही करते रहो। चलो आगे देखो, कह रहा है कि फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इसको ऐसे हेडिंग डाल देना है, ठीक है। अब लिखना है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय संबंधी 2 नियम है। कितने नियम है बच्चों? 2 नियम। हेडिंग डालना पहला प्रथम, दूसरा डालना है द्वितीय नियम। अब यहाँ पर प्रथम नियम में क्या है, ध्यान से सुनोगे एकदम लिख दोगे, ध्यान से सुनो एकदम लिख लोगे। अब यहाँ पर देखो, जब किसी बंद कुंडली में होकर जाने वाली चुंबकीय बल रेखाएं में परिवर्तित की जाती है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तथा वो तब तक रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होता रहता है। बच्चों कुंडली क्या होता है? आप कोई भी तार ले लीजिए, कोई भी आप तांबे का तार ले लीजिए, अब उसको क्या करिए, गोला गोला लपेट दीजिए। आप कागज की दफ्ती को ऐसे गोला लपेट के और उसके चारों ओर तार लपेट देंगे तो गोला गोला आकार का बन जाएगा, उसी को कुंडली कहते हैं। अब उसमें हम लोग क्या करेंगे, चुंबकीय बल क्षेत्र बल रेखाएं चुंबकों के बीच में रखेंगे तो उसमें क्या होगा, चुंबकीय बल परिवर्तित होगा, तो उससे परिवर्तित होने के कारण ना बच्चों उसमें हमारा एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। ईएमएफ मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल, ईएमएफ इसको कहते हैं, याद कर लेना बच्चों। ईएमएफ किससे कहते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल को कहते हैं। वही हमारा उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण क्या होता है, उसमें हमारा चुंबकीय प्लस परिवर्तित होने के कारण उसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है और ईएमएफ हमारा क्या करता है, उसमें बिजली पैदा करता है, करंट पैदा करता है। यही बस आपको पॉइंट लिखना है। तो ऐसे लिखना कि जब किसी बंद कुंडली में, कैसा कुंडली, बंद कुंडली में होकर जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तित होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तथा वो तब तक रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होता रहता है। कब तक रहता है? जब तक उसमें परिवर्तित करते रहेंगे। अब देखो इसका द्वितीय नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वितीय नियम ध्यान से सुनो। द्वितीय नियम ये कहता है कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल जो ईएमएफ उत्पन्न होता है का परिमाप कुंडली से होकर जाने वाले बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स के दर के अनुपाती होता है। बच्चों द्वितीय नियम बस कुछ नहीं है। पहला नियम में हमने आपको बताया चुंबकीय ईएमएफ उत्पन्न होता है और इसमें कह रहा है कि जो ईएमएफ होता है वो क्या होता है, कुंडली से होकर जाने वाली बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसी के क्या होता है, अनुपाती या समानुपाती होता है। तो इसे लिख देना, अतः इसको पॉइंट नंबर 2 लिख देना। अतः दर जो होता है ये क्या है हमारा बच्चों, φ2 माइनस φ1 कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उस कुंडली में दर और बटा में टी लिख देंगे। समय के अनुसार कितना बदल रहा है, 2 से कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, इतना लिख दोगे। यहाँ पर जो दर होगा किसके बराबर होगा, ई समानुपाती होगा φ2 माइनस φ1 बटा डेल्टा टी। अतः यहाँ पर लिख देना इजकल टू, यहाँ इसका करते हैं, इसको हटाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, के रख देंगे और यहाँ से के की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं, के की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो ई की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, ई की वैल्यू आ जाएगी φ2 माइनस φ1 बटा डेल्टा टी। बॉक्स बना के लिख देना, एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा। आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों अच्छा लगा होगा वीडियो। चलो अब देखो आगे इसका, देखो दोनों पॉइंट समझ में आ गया। अब इसको चित्र बना दोगे, चित्र बनाने से 2 नंबर एक्स्ट्रा आपको बढ़ जाएंगे।
2 नंबर आपके एक्स्ट्रा बढ़ने वाले हैं। आपको एक कुंडली बनाना है। यहाँ पर देखो हमने कुंडली बनाया, एक और कुंडली बनाया है, दोनों बंद कुंडलियाँ हैं। अब इस कुंडली में हम लोग जब धारा प्रवाहित किए हैं, यहाँ पर देखो बैटरी दिख रहा है, ये हमारा क्या है बैटरी, ये हमारा क्या है कुंजी। जब इसमें हम लोग धारा प्रवाहित करेंगे, ये हमारा कुंडली में जब धारा प्रवाहित होगा, ईएमएफ इसमें क्या होगा, चुंबक पैदा होगा। इस कुंडली को जब इसके पास में ले जाएंगे तो इसका चुंबकीय फ्लक्स आगे पीछे कुंडली को करेंगे तो इसका क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा। और चुंबकीय फ्लक्स चेंज होने के कारण बच्चों ओम का नियम क्या कहता है, इसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है जो हमारी धारा को पैदा करता है। यानी इस वाले कुंडली में अगर हम धारा दे भी और ना दे, हमारा क्या होगा, इसमें हमारा फिक्स है कि करंट आएगा। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है इसी पे काम करता है। एक कुंडली इधर आता है, एक कुंडली इधर आता है, इसमें लाइन दिया जाता है, इसमें लाइन ऑटोमेटिक आ जाता है। कैसे, फैराडे के नियम से। अब आओ बच्चों देखते हैं फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या कहता है। सबसे पहले आपको चित्र ये देखो, अंगूठा आपका दिख रहा है, अंगूठा को ऊपर कर लो, अपना तर्जनी उंगली को आगे कर लो। किसी को उंगली करते हो ना तो उंगली आगे दिखाओ उसको, और ये वाला पार्ट को किधर कर लो, एकदम तीनों को 90-90 एंगल पे ला दो। अभी इसका नियम तुम समझ जाओगे। अब पहले बात याद रखना, इसको दायां हाथ रहना चाहिए। कौन बात बच्चों, दायां हाथ रहना चाहिए, ये वाला हाथ रहना चाहिए जिससे तुम लिखते हो। ठीक है बच्चों, बहुत लोग बाएं से भी लिखते हैं लेकिन मैक्सिमम जो होते हैं बच्चे दाएं से लिखते हैं। चलो बच्चों अब देखो क्या है ये नियम। यदि अब इसमें लिखना, पहले नियम सुन लो। कह रहा है कि यदि हम दाएं हाथ की तर्जनी को मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैला कर रखें कि सभी लंबवत हो, तब तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा चालक की गति तथा मध्यमा उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल को निर्देश करता है। कुछ नहीं बच्चों, यहाँ पर हाथ ले लो, सीधा कर लिए। अगर तर्जनी अंगुली है, क्या है बच्चों, तर्जनी अगर हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, अंगूठा हमारा जो है क्या है बच्चों, हमारा अंगूठा क्या है जल्दी बताओ। और अगर अंगूठा हमारा चालक की गति है तो जो हमारा जो ईएमएफ उत्पन्न होता है हमारा क्या निर्देश करता है, मध्यमा अंगुली जो हमारी होती है ईएमएफ इंड्यूस करती है। ऐसे याद कर लेना बच्चों, एकदम ऐसे ही याद कर लेना है, कंठस्थ कर लो। जो अंगूठा होता है क्या होता है, चालक की गति को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, चालक की गति को। मध्यमा क्या दर्शाती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल को, जो हमारा ईएमएफ उत्पन्न होता है। ईएमएफ याद करके चले जाओ, ऐसे लिख देना, एकदम आपको एग्जामिनर फुल में फुल नंबर देगा। ठीक है बच्चों, चलो अगला प्रश्न देखो जो हमारे 6 नंबर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखो बच्चों अगला प्रश्न कह रहा है कि साबुन क्या है, इसके बनाने की रासायनिक लिखिए, रासायनिक अभिक्रिया लिखिए तथा उसकी विशेषता बताइए। बच्चों फिक्स है कि कल के नंबर में 6 नंबर में आएगा, 6 नंबर में आएगा तो 4 नंबर में आएगा, क्योंकि बच्चों ये हमारा जो है कार्बन के यौगिक है, कार्बन के यौगिक से ये आता है, नहीं तो एथेनिल आता है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो चलो ध्यान से सुन लो, एक बार सुन के चले जाओ, कल पक्का तोड़ के आओगे। हमारे यहाँ बस वीडियो जो बता रहा हूँ वो पढ़ के जाओ, 90% से अधिक करके आओगे, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ध्यान से सुनो, साबुन क्या होता है, हेडिंग डालना है साबुन, हम बता रहे हैं ना आपको, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। पॉइंट नंबर 1 लिखना, उच्च अणुबाण वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। साबुन क्या कहलाते हैं उसकी परिभाषा लिखना है। क्या लिखोगे, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिल अम्लों के सोडियम, क्या बच्चों, सोडियम और पोटेशियम लवण जो होते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, साबुन कहलाते हैं। चलो अब ये आगे लिखना 2 नंबर, ये तेलों और वसाओं के तनु NOH या KOH द्वारा जल के अपघटन से प्राप्त किया जाता है। साबुन कैसे बनाया जाता है बच्चों, जो हमारा तेल होता है, जो वसा होता है, उसके साथ तनु NOH या OH जो होता है उसके द्वारा जल अपघटन कराने से प्राप्त होता है। उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। पेपर में पूछेगा साबुनीकरण क्या है, अब लिख दोगे ना, तेल और वसा, जो हमारे घरों में तेल उल होता है, वसाएं जो होती है उसको हम लोग क्या करेंगे, NOH के साथ KOH के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे। चलो तो देख लो, ऐसे अभिक्रिया लिख देना, एकदम इसको कंठस्थ कर लेना। हम ट्रिक बता रहा हूँ कैसे याद करना। देखो साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया, एकदम इसको कंठस्थ कर लो। कैसे करना है देखो, ये एक याद करना है, तीनों क्या है, सेम का सेम वही है। यहाँ देखो CH2
OCO CA17H15 तीन ऐसे आपको लिख देना है। क्या करना है बच्चों, तीन आपको ऐसे लिख देना है। यहाँ पर बस एक हाइड्रोजन को घटा के सभी के सभी, यहाँ पर CO के बाद ये देखो 17 दूनी के 34, एक 35, ऐसे याद कर लो। 17 का दुगुना करके एक जोड़ देना है, 17 का दुगुना करके एक जोड़ देना है। याद कर लो बच्चों, क्या करना है, 17 को जोड़ के एक जोड़ लेना है। तो याद हो गया। अब कुछ नहीं, एक C है, यहाँ पर H है। अब यहाँ पर सब एक याद कर लो, पूरा याद हो जाएगा। CH2O COC17H34, इतना काम खत्म। अब प्लस इसमें हमने बताया ना NOH के साथ रिएक्शन किया जाता है। अब NOH के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या होगा, एक हमारा ग्लिसरॉल बनेगा और एक हमारा साबुन बनेगा। साबुन के याद कर लो 17 दूनी के 34 और COO है। हमने बताया ना Na को जोड़ देना है, यहाँ का Na इसमें जोड़ देना है, आपका हो जाएगा साबुन की रौन। अब बच्चों अगर नहीं पढ़ोगे तो 6 नंबर आप गवा दोगे। पक्का इसको याद कर लो, 1 मिनट स्क्रीनशॉट इसका ले लो, एकदम कंठस्थ कर लो, कल के पेपर में पक्का आने वाला है, गारंटी के साथ कह रहा हूँ आएगा। चलो अब अगला देखो। अब इसका क्या लिखना, गुणधर्म लिख लेना। गुणधर्म में क्या होता है, एकदम ही तो ईजी, आप आपको एक लाइन में बोल रहा हूँ, सुन लोगे तो याद हो जाएगा। देखो साबुन जो होता है क्षार रहित होता है, क्षार नहीं रहता इसमें, क्योंकि यह हमारे वस्त्रों और त्वचा को हानि पहुंचाता है, इसीलिए ये क्षार रहित होना चाहिए। अगला लिख देना कि प्रयोग में लाने वाले साबुन चटकना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों। अब अगला लिख देना पॉइंट कि साबुन एल्कोहल में विलय होना चाहिए। चौथा नंबर लिख देना कि साबुन चिकना एवं मुलायम होता है, खुरदरा साबुन अच्छा नहीं होता है। अगला पॉइंट लिख देना खुरदरा नहीं होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए। फिर एक पॉइंट लिख देना कि साबुन में जल की मात्रा 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और एक पॉइंट ये लिख देना बच्चों कि इसमें कीटाणुनाशक पदार्थ मिले होने चाहिए। कौन, मतलब कीटाणुओं को मारने वाले। डिटॉल साबुन याद कर लीजिए, कैसा होना चाहिए, चिकना नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए और चिकना होना चाहिए, खुरदरा नहीं होना चाहिए। और बच्चों एल्कोहल में घुलना चाहिए, एल्कोहल में डाल दो तो घुल जाएगा तुरंत। और दूसरा बच्चों साबुन वो चटकना नहीं चाहिए। तीसरा बात बच्चों ये क्षार रहित होना चाहिए। इतना पॉइंट लिख दो, एग्जामिनर के एकदम खुश हो जाएगा, पेपर को फोड़ दोगे। और यहाँ पर देख लो साबुन का फॉर्मूला यही होता है, 17 दूनी का 34 और एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन, 1 सोडियम। Na याद कर लो, NOH और KOH, यही हमारा क्या होता है, मिक्सन होता है। बच्चों अगर इतना लिख दोगे, आशा करता हूँ कि आप गारंटी के साथ कर रहा हूँ 6 नंबर पूछे जाने वाले सभी के सभी क्वेश्चन हल कर ले जाओगे। तो जल्दी कमेंट करके बताओ अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अब एक और प्रश्न देख लो इस बात पे।